हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जो है MPSC 01 का ही यूनिट 5 पढ़ेंगे। यूनिट 4 पढ़ा था हमने इससे पहले, जिसमें हमने विदेश नीति के निर्णय लेने वाले संस्थान कौन से थे, जिसमें प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जो है किस प्रकार से हमारी विदेश नीतियों का हम निर्णय लेने में वो लोग हमें सहायक होते हैं। पर यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं विदेश नीति के विकास की प्रक्रिया, कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो विदेश नीति के हमारे विकास में सहायक होती हैं। तो विकास में जो है राजनीतिक दल, जनसंचार माध्यम, सामाजिक आंदोलन, गैर सरकारी संगठन, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, मतलब हमारी विदेश नीति को आगे बढ़ाने में, उनका विकास करने में सहायक होती है। तो इन सब समूहों की भूमिका हम देखेंगे और इसी पे जो भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन सबको मैंने यहाँ पे ऐड किया है। अगर कुछ इसमें से आपको रह जाता है तो वो आप नोट्स जो हमसे लेंगे उसमें आपको प्रोवाइड हो जाएगा। वो आप पढ़ के भी जो है इजी लैंग्वेज में आपको दिया होगा, वो आप पढ़ के भी देख सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं उसको। इसके अलावा यहाँ पे आपको पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आपका बनता है ईजिली आप उसका आंसर कर पाएंगे। हर एक चीज़ का, एक टॉपिक को हम जो है देखेंगे किस प्रकार से ये जो है हमारी विदेश नीति में सहायक होता है। MPSC 01 का यूनिट 5 है ये, और इससे पहले आप यूनिट 4 देखेंगे, उसके बाद फिर ये देखेंगे, तभी आपको जो है पूरा ये टॉपिक क्लियर होएगा। तो ये आपका पूरा चैप्टर नेम है, ये विदेश नीति के विकास की प्रक्रिया, जिसमें इन सब दलों के नाम इन्होंने बताए हैं। राजनीतिक दलों को हम पहले पढ़ेंगे। राजनीतिक दल जो कि 1930 के बाद से अस्तित्व में आए। 1930 स्वतंत्रता से पहले के दशक में राजनीतिक दलों का अस्तित्व, यानी कि राजनीतिक दल जो बनना शुरू हुए हैं ये 1930 से शुरू हुए हैं। हर क्षेत्र में जो है कार्य बढ़ाने के लिए, और हर क्षेत्र में जो है हर सबको संसाधन मिल सके, वहाँ उस क्षेत्र का विकास हो सके, इसके लिए राजनीतिक दलों को बनाया गया 1930 में। फिर उसके बाद उपनिवेशवादी इंग्लैंड का विदेश नीति पर ही नियंत्रण रहा, पर इन राजनीतिक दलों को यहाँ पे बनाया गया था कि ये हमारे विकास करेंगे, हमारी नीतियों को हमें और किस तरह बनाना चाहिए, इसमें सहायक होंगे राजनीतिक दल। पर यहाँ पे जो है उपनिवेश आ गया, फिर जो ब्रिटिश शासन था उन्होंने हम पे जो है कब्ज़ा कर रखा था, उनके हिसाब से ही हम चल रहे थे। उन्होंने किस प्रकार से नीतियाँ बनाई थी उसी को हम देख रहे थे, उसी मतलब वो जो कहते थे हमें वही करना पड़ता था। तो यहाँ पे पूरा टाइम जो है राजनीतिक दलों की यहाँ पे कोई भूमिका नहीं थी, बल्कि विदेश नीति या जो ब्रिटिश लोग थे उनका शासन हम पे हो गया। इस प्रकार से राजनीतिक दल जो हैं यहाँ पे पीछे हो गए थे। तो और इसके बाद पर कांग्रेस का गठन हुआ था। कांग्रेस एक राजनीतिक दल हम इसको कह सकते हैं, और कांग्रेस ने जो है यहाँ पे हमारे राज्य के लिए बहुत से कार्य किए थे। कई जितने भी हमारे आंदोलन हुए, कृषक आंदोलन हुए, उनमें भी सहायक हुए। लोकतंत्र की प्रक्रिया में भी इन्होंने योगदान दिया। तो सबसे पहला राजनीतिक दल जो हम मानते हैं कि हमारे विकास नीति में जो सहायक हुआ, तो वो था कांग्रेस। कांग्रेस में अंतर्राष्ट्रीय मामलों में लोकतंत्र समर्थक रवैया बनाया। कांग्रेस ने प्रारंभिक वर्षों में साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और नक्सलवाद का विरोध पर बल दिया था। कांग्रेस ने जो है हमें किस प्रकार से अपने संबंध बनाने चाहिए, और हमारे अंतर्राष्ट्रीय मामलों में लोकतंत्र समर्थक रवैया, यानी कि हमें किस प्रकार से लोकतंत्र स्थापित करना चाहिए। और इसके अलावा भी कांग्रेस ने कई ऐसे मुद्दे हमारे जो है सॉल्व करने में मदद करी थी। जितने भी उपनिवेशवाद था, साम्राज्यवाद था, उसमें साम्राज्यवाद में भी और उपनिवेशवाद में भी इन्होंने जो भी शोषित वर्ग थे उसका सपोर्ट लिया था कांग्रेस ने। उन लोगों का सपोर्ट लिया कांग्रेस ने, और जो है उनके मतलब किस प्रकार से उनको शोषण से छुड़ाया जा सकता है, इसका प्रयास किया था यहाँ पे। तो यहाँ पे मेन जो माने जाते हैं कांग्रेस के वो है साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और नस्लवाद। इन सबको मतलब इनमें किस प्रकार से हमारा देश इससे आज़ाद हो सकता है, या फिर इन सब चीज़ों को छुड़ाया जा सकता है, इसमें अपने इन्होंने विरोध का जो है योगदान दिया था कांग्रेस ने। साम्राज्यवाद में जो भी शोषित वर्ग थे, जिनके साथ शोषण हो रहा था, राज्य का पूरा अस्तित्व था, तो इनका सपोर्ट किया। उपनिवेशवाद में भी इन्होंने सपोर्ट किया, और नक्सलवाद का भी इन्होंने विरोध किया था। तो यहाँ पे सबसे बड़ी भूमिका कांग्रेस की मानी जाती है। फिर उसके बाद स्वतंत्र भारत की विदेश नीति, विश्व शांति को बढ़ावा, सभी देशों की स्वतंत्रता, नस्ल संबंधी समानता और साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का उन्मूलन किया। जब मतलब ये सब चीज़ें हमारे देश में हो गई थी कि कांग्रेस ने इन सब चीज़ों का आंदोलन किया था, फिर उसके बाद इन्होंने हमारी विदेश नीति को इस तरह से प्रभावित किया कि ये सब चीज़ें हम हमारे देश में दोबारा ना हो। हमारे जो भी शोषित वर्ग हैं उनके लिए कुछ किया जाए, जिससे कि उनको कुछ प्रॉब्लम ना हो। और इसी प्रकार से हमारी नीतियाँ जो है फिर बनी गई थी। और फिर
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद भी ये सब लक्षण हमारी विदेश नीति में देखने को मिले कि हमारे में जो है शांति को बढ़ावा दिया गया। ये सब कांग्रेस के कारण हो पाया था, और जितने भी राजनीतिक दलों ने मदद करी थी इन सब चीज़ों को हटाने के लिए, उनके ज़रिए संभव हो पाया था हमारी विदेश नीति बनाना। और सबसे पहला इसमें था शांति को हम बढ़ावा देंगे। शांति को बढ़ावा देंगे यानी कि हमारे देश में कोई भी युद्ध ना हो, कोई भी किसी चीज़ का विरोध ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। सभी देशों की स्वतंत्रता होगी, सभी देशों को हम जो है स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे। नस्ल संबंधी समानता, चाहे कोई भी जाति का लोग है, हम उसको समानता देंगे। हर देश में मतलब कि जब किसी देश में समानता स्थापित हो पाएगी तभी हम विकास कर पाएंगे और साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का उन्मूलन करेंगे। हमारा देश जो है पहले भी उपनिवेशवाद सह चुका था, ब्रिटिश लोगों ने इसे यहाँ पे कब्ज़ा किया था। तो अब जब भारत स्वतंत्र हुआ है उपनिवेशवाद से, तो उसने यही नीति रखी अपनी कि हम उपनिवेशवाद का उन्मूलन करेंगे, किसी भी देश के उपनिवेशवाद नहीं होने देंगे। और ये सब जो है राजनीतिक दलों के कारण ही संभव हो पाया था। जितने भी राजनीतिक दल थे उन्होंने इन सब नीतियाँ बनाने को प्रभावित किया था। एक चीज़ और जो इसमें जो है योगदान देती है अपना, चुनाव के समय घोषणा पत्र, ये आपके पॉइंट ऐड किया गया है आपके टॉपिक में, जो बुक में ये दिया गया है आपके। वैसे आप राजनीतिक दलों की क्या भूमिका थी और किस प्रकार से हमारी विदेश नीति को प्रभावित कर रहे हैं, ये भी आप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और चुनाव के समय घोषणा पत्र, यानी कि राजनीतिक दलों का यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट भी दिखाया गया है कि ये चुनाव के समय तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, घोषणा करते हैं कि हम जो है एक सुरक्षा परिषद बनाएंगे, या हम जो है सुरक्षा के लिए कार्य करेंगे, आपको सभी योजनाएं बनाएंगे, गरीबों के लिए करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है चुनाव के समय ये सब दिखाई जाती हैं, घोषणा पत्र बनाए जाते हैं। पर बाद में जब ये लोग राजनीतिक दल बन जाते हैं, जब नेता चुने जाते हैं, उनके बाद ये लोग कुछ कार्य नहीं करते। तो इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि ये घोषणा पत्र दिखा के जो है एक चुनाव लड़ा जाता है और बाद में ये सब कार्य नहीं हो। तो राजनीतिक दलों के यहाँ पे एक जो है किस प्रकार से इन्होंने हमारे पास्ट में भी कितना काम किया और अब कैसे होते हैं इसके बारे में यहाँ पे बताया। इसके अलावा दबाव समूह कौन होते हैं और किस प्रकार से विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। तो दबाव समूह जो है इनको हित समूह भी कहा जाता है। और दबाव समूह जो होते हैं ये सरकार पर दबाव डालते हैं कि किस प्रकार से हमारे कार्य पूरे होने चाहिए। मतलब ये समाज के जितने भी मुद्दे हैं जो इस पर सरकार सॉल्व नहीं कर पा रही है, तो ये सरकार पर दबाव डालते हैं कि किस प्रकार से ये सब मुद्दे जो है सॉल्व होना चाहिए, विरोध करते हैं। और ये जो है मतलब कुछ लोगों का समूह होता है जो कि सरकार पर दबाव डालता है, इन्हीं को हम कहते हैं दबाव समूह। और ये अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। कुछ जगह पर ये संगठन भारत तथा किसी अन्य देश के बीच संबंध बनाने के लिए भी काम करते हैं। और कुछ ऐसे मतलब देश होते हैं, जब सोवियत संघ का जैसे हुआ था, तो सोवियत संघ और भारत के बीच या फिर अमेरिका के बीच संबंध बनाने के लिए कुछ छोटे छोटे ऐसे समूह थे जो कि संबंध बनाने का प्रयास कर रहे थे। तो ये जो दबाव समूह होते हैं ये सरकार पर दबाव भी डालते हैं कि हमें कुछ ऐसे कार्य भी करने चाहिए जिससे हमारे संबंध सुधर सके, या फिर हमारे देश में हम ऐसे कुछ कार्य जिन पे ध्यान नहीं जा रहा है सरकार का, उन पर ये बात करते हैं और सरकार पर दबाव डालते हैं। तो इनको हम कह सकते हैं कि ये किसी देशों के बीच संबंध बनाने का काम करते हैं। और ऐसे कई भी, जैसे सोवियत मैत्री संघ था एक, जो कि सोवियत संघ और भारत के बीच संबंध सुधारने में लगा हुआ था। तो ये सब जो थे दबाव समूह के एक रूप है। और दबाव समूह भी हमारे संबंध बना के अगर हम संबंध बनाएंगे तो हमारी नीतियाँ भी हमें प्रभावित होंगी। किसी देश के साथ हम संबंध बना रहे हैं तो उसके हम संसाधन यूज़ करेंगे, उसकी जो नीतियाँ हैं वो हमारे देश में हम लेकर आएंगे। तो इसलिए दबाव समूह जो है एक विदेश नीति को प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा जनसंचार माध्यम, मीडिया, जनसंचार माध्यम, हम खुद ही ये तो चीज़ देख सकते हैं कि जनसंचार जो है किस प्रकार से हमारी नीति को प्रभावित करते हैं। जैसे जनसंचार में यहाँ पे दो चीज़ें बताई गई, एक मौद्रिक माध्यम होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होता है। जो मौद्रिक माध्यम होता है यानी कि अखबार होते हैं या मैगजीन्स होती हैं, इनके ज़रिए हम लोग जो है काफ़ी चीज़ें पढ़ते हैं, हमारे नेता लोग पढ़ते हैं कि किस प्रकार से चीज़ें जो है हमारे देश में चल रही हैं और उसके आधार पर ही जो है अपनी नीतियाँ तैयार करते हैं। तो जो मौद्रिक माध्यम है इसको भी कहा जाता है कि ये विदेश नीति को प्रभावित करने का एक माध्यम है। इसके ज़रिए सरकार पढ़ती है, मतलब
पर यहाँ पे कहा जाता है कि इसका जो क्षेत्र है वो एक सीमित क्षेत्र है, मतलब एक सीमित जानकारी ही ये सरकार को देता है कि ये हमारे देश में चल रहा है, और उसके आधार पे सरकार जो है अपनी नीतियों में बदलाव लाती है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में क्या क्या आता है, जैसे कि इंटरनेट हो गया, रेडियो हो गया, इस सब के ज़रिए हम जो है अपनी जो भी जानकारी लेते हैं वो हमारे जो है हमारी सोच बदलने में, या फिर हमें किस प्रकार से जो है चीज़ें चल रही हैं और हमें क्या क्या बदलाव करना चाहिए, ये सब हमें बताता है। तो यहाँ पे इंटरनेट एक प्रमुख स्रोत रहा है लोगों का दृष्टिकोण प्रभावित करने के लिए, यानी कि लोग इंटरनेट पे जितनी चीज़ें देखते हैं और जितने भी हमारे देश में सामाजिक मुद्दे हैं उनको देखकर अपना नज़रिया बदलते हैं, मतलब किस प्रकार से जो है हमें ये सब चीज़ें करनी चाहिए। तो इंटरनेट इसमें सहायक होता है कि हमें सारी मीडिया के नेता हमारे किस प्रकार से काम कर रहे हैं, उस हमारे समाज में क्या चल रहा है, इससे हम जानकारी लेते हैं और इसी के अनुसार फिर सरकार जो है नीतियाँ बनाती है कि किस प्रकार से लोग जो है सोच रहे हैं और किस प्रकार से हमें जो है अपनी नीतियों में अब बदलाव लाए। तो इंटरनेट यहाँ पे एक ज़रिया बन जाता है, और जनसंचार माध्यम में मतलब ये दोनों चीज़ें आप लिख सकते हैं। मौद्रिक माध्यम में न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स जो होती हैं ये योगदान देती है, और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में इंटरनेट, टेलीविज़न या फिर रेडियोज़ जो होते हैं ये सब हमें जानकारी देके हमारी नीतियों को प्रभावित करते हैं। अगला है यहाँ पे व्यापारी वर्ग जो होते हैं, मतलब हमारे देश में किस प्रकार से व्यापार किया जाना है और व्यापार के लिए हमें कितना निवेश चाहिए या कितने हमें मुद्रा और बढ़ानी है, इसके बारे में हमें व्यापारी वर्ग बताते हैं। और इसके लिए जो है ये काफ़ी आंदोलन भी करते हैं या फिर सरकार पर दबाव भी डालते हैं कि ये हमारे इस तरह के उद्योग हमारे जो है हमारी कंट्री में मतलब लगने चाहिए। और इसके लिए ही जो है एक अपनाया गया था, एक मॉडल अपनाया गया था 1991 में भारत में, वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण, जिसे हम जो है LPG का एक मॉडल कहते हैं। और इसके कारण ही मतलब जब ये व्यापार को सुधारने की बात आती है तो यहाँ पे कई मुद्दों को यहाँ पे रखा जाता है कि एक तो LPG मॉडल अपनाया था 1991 में भारत में कि व्यापार को अगर हम सुधारेंगे तो इससे हमारे देश का आर्थिक विकास होगा और हमारे देश का विकास होगा, और ये नीतियाँ हम बना के किस प्रकार से हम संबंध बढ़ा सकते हैं और अपना विकास कर सकते हैं, तो इसमें व्यापारी वर्ग जो है योगदान देता है। तो यहाँ पे 1991 में जब LPG का मॉडल अपनाया गया तो इससे हमारे कई व्यापार में भी बढ़ावा मिला, मतलब वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण का हमने मॉडल अपनाया, तो इससे हर देश जो है हमारे देश में आके व्यापार कर सकता था, और मतलब कई व्यापारों को यहाँ पे जो है बढ़ावा दिया गया, और जितने भी आयात कर होते हैं या निर्यात कर होते हैं उन सबको इसमें हटा दिया गया था। तो इससे हमारे देश में जो है व्यापार यहाँ पे बढ़ा, इससे बदले। तो ये सब जो है व्यापारी वर्ग जो थे उनके कारण संभव हो पाया। तो व्यापारी वर्ग भी जो होते हैं हमारे विदेश नीति को बढ़ाने में यहाँ पे सहायक होते हैं। और एक और है जो भारतीय वाणिज्य व्यापार मंडल है परिषद, इसको फिक्की कहा जाता है, ये भी एक जो है व्यापार वर्ग है, और ये हमारे देश में किस प्रकार से व्यापार को बढ़ाना है इसके बारे में बात करते हैं, और ये हमारी विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा सामाजिक आंदोलन, इस पे भी आपको मतलब यहाँ पे मैंने हर एक टॉपिक क्लियर किया है, हर टॉपिक को आपको इसी तरह लिखना है, यहाँ पे मैं आपको पूरा नहीं पढ़ रही हूँ उसमें, और मतलब पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर दिए, एक नोट्स की तरह आप ये सब चीज़ें खुद जो है पढ़ सकते हैं। सामाजिक आंदोलन में क्या है, जितने भी आंदोलन हुए हैं ये भी हमारी विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। जो भी जाति को लेके आंदोलन होते हैं या किसी भी मुद्दे पे, सामाजिक मुद्दे पे जो भी आंदोलन हुए हैं आज तक, तो ये हमारी नीतियों को बदलने में सरकार पे ज़ोर डालते हैं कि अब जो है चीज़ें इस प्रकार से होनी चाहिए। और इसका एक एग्जांपल है भारतीय मुसलमान, जो भी भारतीय मुसलमान हैं वो अपने अलग क्षेत्र की मांग करते हैं, मतलब अपनी अलग अधिकारों की मांग करते हैं। तमिलनाडु में जो तमिल लोग रह रहे हैं ये अपनी मांग करते हैं कि हमारा एक अलग क्षेत्र होना चाहिए, हमारी भाषा को महत्व देना चाहिए। श्रीलंका के जो भी तमिल है, और भारत की विदेश नीति को ये प्रभावित करते हैं, यानी कि जितने भी जो हमारे देश में समाज में जितने भी अल्प विकसित लोग या फिर हम कह सकते हैं अल्पसंख्यक लोग हैं, वो अल्पसंख्यक लोग क्या कहते हैं, अब हमारी चीज़ों को भी आगे ले जाना चाहिए। यानी भारतीय मुसलमान और जो श्रीलंका के तमिल लोग हैं वो भी अपना वो जो है तमिलनाडु एक की मांग करते हैं। तो ये सब जो जितने भी आंदोलन हो रहे हैं ये सब सरकार पे जोर डाल रहे हैं कि हमारे लिए भी सोचा जाए, हमारे लिए भी नीतियाँ बनाई जाए।
और हम इस प्रकार से सरकार क्या करती है, फिर इन आंदोलनों की कुछ हद तक उन्हें सुननी पड़ती है और फिर वो अपनी नीतियों में चेंजेस लाती है। तो इसलिए ये सामाजिक आंदोलन जो है भारत की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। भारत में बौद्ध संगठन उन देशों के साथ सांस्कृतिक सामाजिक संबंध बेहतर बनाने में लगे रहते हैं जहाँ अधिक आबादी है, और जो बौद्ध धर्म के लोग हैं वो भी भारत को मतलब ऐसे देशों के साथ संबंध बनाते हैं जहाँ पे ज़्यादा बौद्ध लोग हैं। मतलब ये सारे ही लोग जो जैसे तमिल लोग हैं, मुसलमान लोग हैं, ये सब अपनी एक अलग क्षेत्र बनाने के लिए यहाँ पे मांग करते हैं और सरकार की जो भी नीतियाँ हैं उन पर दबाव डालते हैं कि इस प्रकार से ये कार्य होना चाहिए, तभी जाके हम जो है हमारे जो भी अधिकार है वो हमें मिल पाएंगे, हमारा देश अलग हमें मिल पाएगा। ये सभी सामाजिक आंदोलन तो है सरकार को दबाव डालते हैं। इसके अलावा गैर सरकारी संगठन, इसके बारे में मैं आपको पहले भी जो है पढ़ चुके हैं हम कई बार। जो गैर सरकारी संगठन होते हैं, एनजीओज़ होते हैं, या जो भी हमारे देश के मामले हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये सब चीज़ें क्या करती हैं, मतलब एक हमारे पर्यावरण का अगर मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, तो ये सब चीज़ें इनको सॉल्व करने के लिए, इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए या सॉल्व करने के लिए सरकार पे दबाव डालती है। कि जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था तो उसमें मेघा पाटकर ने जो है सभी इसका विरोध करने के लिए सरकार पे दबाव डाला था। इसने विश्व बैंक से नर्मदा सरोवर परियोजना के लिए धन देने का विरोध किया था। धन मतलब कि उन्हें जो है यहाँ पे उसके लिए कोई भी विश्व बैंक से कोई भी सहायता नहीं दी गई थी, तो इस चीज़ का इन्होंने विरोध किया। फिर सरकार ने इसमें बदलाव लाया, मतलब अब कि उनको जो है यहाँ पे हेल्प दे देनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये जितने भी आंदोलन होते हैं, ये और नर्मदा बचाओ आंदोलन या ये सब एनजीओज़ के कारण हुए थे। गैर सरकारी संगठन शिक्षा के लिए अगर ये कोई कदम उठाना चाहते हैं, मानव अधिकार के लिए कुछ बात करते हैं, तो ये सब एनजीओज़ जो है इस मुद्दों को उठाकर सरकार पर दबाव डालते हैं कि ये सब चीज़ें सॉल्व होनी चाहिए और सरकार इनके लिए जो है एक नीति बनाए और इन सब मुद्दों को सॉल्व करे। तो ये सब गैर सरकारी संगठन जो होते हैं, ये सबसे ज़्यादा इन्हीं का दबाव होता है सरकार पे, और ये सब चीज़ें सरकार को विदेश नीति में बदलाव करने के लिए दबाव डालती है। तो यहाँ पे सारे टॉपिक स्टूडेंट आप लोग क्लियर हो चुके होंगे। इसी तरह आपको आंसर लिखना है, सारा पूरे नोट्स भी आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं, और क्वेश्चन आपका जो है इनमें से किसी भी टॉपिक पे अगर बन सकता है तो उसके आप और भी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ तक स्टूडेंट आपको समझ में आया हो, टॉपिक अच्छा लगा हो, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और आप हमें कमेंट में भी रिव्यू दे सकते हैं, या फिर आपका जो भी नेक्स्ट टॉपिक है वो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए।